और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बल्कि तो मैं ये कहता हूँ कि राइट टू इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सर कुछ पानी आदरणीय हेलो, शायद इस वजह से दिक्कत है। हेलो, हेलो, नहीं मेरी आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आवाज थोड़ा सा नेटवर्क की जरूर इशू आ जा रहा है। आ रही है आपकी आवाज जी। राहुल सिंह जी उन सब आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए एक वरदान की तरह है। जो एक्टिविस्ट कहे जाते हैं ना आरटीआई के, तो वो एक ऐसे चेयर पे बैठे होने के बावजूद भी उनकी जो स्पिरिट है वो एक्टिविस्ट की है। और मैं तो उनका मुरीद हूँ, और एज जर्नलिस्ट भी उनका मुरीद था, और एक कमिश्नर के नाते भी उनका मुरीद हूँ, और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ी सी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वेबिनार हो रहा है, इसकी रीच ये लगता है कि इतनी सार्थक बातों को लाखों लाख लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ऐसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल अगली बार से करना चाहिए, फेसबुक लाइव या ऐसे जो कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो। क्योंकि यदि हम आपस में जो बात कर रहे हैं, लगभग बहुत सारी चीजें एक दूसरे को मालूम होती है, और उन्हीं के बीच में ये विमर्श होता है। तो शिवानंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगली बार से इस तरीके का जो कोई आयोजन करें, उसकी रीच का जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच में। बहरहाल वेंकटेश जी ने अभी पत्रकारिता और आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर एक विस्तृत व्याख्यान दिया। हमारे पत्रकारिता में खबर की न्यूज क्या है, इसकी एक लाइन की बड़ी छोटी सी परिभाषा है, जो आरटीआई को और फ्रीडम ऑफ प्रेस को दोनों को जोड़ देती है। वो परिभाषा है कि खबर क्या है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई परिभाषाएं आती हैं, जिसमें न्यूज, नॉर्थ ईस्ट और ये दिशाओं को जोड़ के यहाँ से जो चीजें हैं, और वो कुत्ते वाली भी कहानी बताते हैं कि कुत्ता आदमी को काटा खबर नहीं, आदमी कुत्ते को काटा खबर है। तो एक लाइन की बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा। खबर वो है जिसे लोग जानना चाहते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा पत्रकारिता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू नो को एक सूत्र में बांधती है। खबर क्या है? जो लोग जानना चाहते हैं। एक अच्छा शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे थे वेंकटेश जी, और मुझे लगता है कि इसको ही व्यवहार में जानना चाहिए। राइट टू नो, जानने का अधिकार। जानने के अधिकार में बहुत सारी चीजें समाहित हैं, और राइट टू इंफॉर्मेशन से ज्यादा प्रभावी शब्द है राइट टू नो। और वो इसलिए है कि ये जो अभी हिस्ट्री 1766 की बता रहे थे, और इससे पहले का और जो भी इतिहास बता रहे थे, तो ये मालूम होना चाहिए कि राइट टू नो, जो जानने का अधिकार है, वो हमारे सनातन से आ रहा है, हमारे वांग्मय में। एक किस्सा है, मैं बताता हूँ। कहोड ऋषि थे, अष्टावक्र के पिताजी। वो अध्यापक थे, गुरुकुल में छात्रों को पढ़ा रहे थे। अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे उस समय। कहोड ऋषि बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन उनने अपनी तैयारी नहीं की थी। उनके शिष्य जो जानना चाह रहे थे, तो ये स्वीकार करने के बजाय कि ये मुझसे नहीं बनता है, गलत सलत पढ़ा, गलत सूचनाएं संप्रेषित कर रहे थे। तो गर्भस्थ अष्टावक्र ने, जो कि अपनी माँ के गर्भ में था, तो वो बार बार कहोड को टोकता था, नेदम पिता मत बरते, पिताजी बच्चों को मिसगाइड मत करिए, आप गलत पढ़ा रहे हैं। और वो प्रसिद्ध किस्सा है कि कहोड ने
उस गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया कि जो गर्भ के अंदर इतना टेढ़ा मेढ़ा है, तो जब बाहर आएगा तो जा तू कुरूप हो जा। अपने बेटे को भी बर्दाश्त नहीं। वही अष्टावक्र महान ज्ञानी को राइट टू नो। उपनिषद हमारे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा। उपनिषद कथोपकथन शैली में है और जिज्ञासा की शैली में है। पूरे जितने भी उपनिषद आप पढ़ेंगे, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। और इसी सूत्र को सुकरात ने पकड़ा है। सुकरात ने कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई किताबें नहीं लिखी, सिर्फ अपने देश के युवाओं को राइट टू नो के बारे में एजुकेट किया। जानने की भूख पैदा की, जानने की ललक पैदा की। और सुकरात को आप पढ़ेंगे तो सुकरात सिर्फ सवाल करते हैं और नवयुवकों से सवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको इस अनंत दुनिया में जानने का, एक एक चीज जानने का अधिकार है। और इसी शैली को और इसी स्पिरिट को महात्मा गांधी ने पकड़ा हिंद स्वराज में। और हिंद स्वराज मुझे लगता है वो भी प्राय सभी ने पढ़ा होगा। वो भी सवाल जवाब की श्रेणी में, वो भी जिज्ञासा पैदा करता है। हमारा समाज कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, हमारा आचरण कैसा होगा। और ये भी जो मूल है, ये हमारे भगवत गीता में है, राइट टू नो, जानने का। अर्जुन बार बार पूछता, तो ये है कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, तो ईश्वर क्या है, तो धर्म क्या है, तो रिश्ते क्या है, तो प्रकृति क्या है। ये राइट टू नो इस सृष्टि में जब से मनुष्य चेतन हुआ है, सभ्यताएं विकसित हुई हैं, चाहे आर्यावर्त भारतवर्ष की हो या यूरोप की हो या चीन की हो, कहीं की हो, जो चीज हिंदुस्तान में चल रहा है वही यूनान में उस समय चल रहा था, वही चीन में चल रहा था। चारों तरफ एक जैसे विचार तमाम ये आते रहे। तो इसका जो उद्भव और विकास है, ये सृष्टि की चेतना जब से विकसित हुई, जब से सभ्यता आई, इसके बाद से ही तमाम ये हुआ। लेकिन हम कहते हैं ना, सभ्यताओं को लेकर मेरी एक मान्यता है कि सभ्यताएं सत्य के खिलाफ और प्रकृति की दुश्मन होती। तो जो भी जितना सभ्य होता जाएगा वो सत्य से हटता जाएगा। इसलिए सत्य आपको ढूंढना है तो जिसको सबसे असभ्य कहते हैं, यानी कि वनवासियों के बीच में जाइए, आपको सत्य साबुत मिलेगा। लेकिन आप बंबई में इलीट क्लास में चले जाएंगे, दिल्ली में या न्यूयॉर्क में या लंदन में चले जाएंगे, वहां सत्य आपको अपने सही भौतिक सही रूप में नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का, जैसे अभी जेफरसन का उदाहरण दिया, हम लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी जब बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो ये जेफरसन का कोट बहुत करते हैं, खूब करते हैं, लेखों में बड़ा इस्तेमाल होता है कि हमारे पास एक तरफ सत्ता हो, सरकार चुनने का विकल्प हो, एक तरफ प्रेस चुनने का विकल्प हो, तो हम किसे चुनेंगे। तो जेफरसन साहब कहते हैं कि हम एक झटके में अखबार को चुनेंगे, सत्ता को नहीं चुनेंगे। ये बात उन्हें कब कही, जब वो राष्ट्रपति नहीं थे। लेकिन जब राष्ट्रपति हो गए और उनका जो सबसे तल्ख कोड है वो शायद बताया नहीं जाता, वो उसको भी जानिए। जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनका एक कोड है, स्पेसिफिक कोड मुझे ध्यान नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन उसका भावार्थ है कि जो प्रेस है इस ऐसा डस्टबिन है जहां सत्य भी पहुंचकर दूषित हो जाता है। और आज जो अमेरिका, जिसने अपने संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस को परिभाषित किया है और ये सुनिश्चित किया है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कॉस्ट। एक और तो हमारे यहाँ बोलने की आजादी के साथ प्रेस की आजादी है। आर्टिकल 19(1)(a) में जितना एक आम आदमी, एक सड़क और चौराहे का आदमी बोलने की अधिकार रखता है, अखबार का जो स्वतंत्रता है या अखबार में लिखने काम करने वालों की जो स्वतंत्रता है उससे ज्यादा नहीं है, बल्कि कम ही है। क्योंकि चौराहे में खड़ा आदमी जो बोलेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, लेकिन अखबार में या डिजिटल मीडिया, किसी भी मीडिया में लिखने वाला आदमी
24 कैरेट की जिम्मेदारी के साथ उसको लिखना होता है। क्यों? क्योंकि वो कानून के दायरे में होता है और वो उतना ही, कहीं किसी की मानहानि ना हो जाए, कहीं ऑब्स्कीन एक्ट में ना फंस जाए, कहीं किसी को डिफेम न कर दे, तो बहुत सारी लिहाज। तो इसलिए जो जानकार पत्रकार है वो बहुत सतर्क और बहुत डरा हुआ होता है, और जिसको कानून और इन सब चीज की जानकारी नहीं होती वो बड़ा धाकड़ पत्रकार होता है। हमारे पत्रकारिता में यही चलन है, इसलिए वो अच्छा और सफल पत्रकार हमारी पत्रकारिता में वो माना जाता है जिसको पत्रकारिता और कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आगे तक जाता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको मैं राइट टू नो कहूंगा, और राइट चाहूंगा कि इसका एक अमेंडमेंट जाना चाहिए और बात उठनी चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन की जगह राइट टू नो की बात होनी चाहिए। और ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस और ये सरकार, और एक मैं उदाहरण बताऊं तो रूपक के रूप में तो थोड़ा असहज आपको लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हम जो महाभारत रामायण या फिल्म या ये इस तरीके के कथानक होते हैं ना, इन इपिक्स से भी हम काफी कुछ ले लेते हैं। तो जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि फिल्मों में जैसे शोले फिल्म बहुत प्रभावित करती है। शोले जो है आवाम को, बहुत बड़े आवाम को प्रभावित करती है, और बहुत सारे मीनिंग्स, बहुत सारे अर्थ। जब मैं 83-84 में पत्रकारिता पढ़ रहा था तो कई एक अध्यापक महोदय आए थे, तो उन्हें फिल्मों में किस तरीके के मैसेजेस होते हैं इसके बारे में बताते थे। तो शोले फिल्म को लेके मुझे ये लगता है कि जो आरटीआई है या राइट टू नो है और जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, वो शोले फिल्म के जय और वीरू है, बिल्कुल जय और वीरू की तरह, जिसको चोली और दामन कह सकते हो। तो कभी कोई दामन बन जाता है, कभी कोई चोली, यानी लगोटियां हैं दोनों। मतलब राइट टू नो के बगैर फ्रीडम ऑफ प्रेस जिंदा नहीं रह सकता, और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बगैर राइट टू नो का कोई अर्थ नहीं। आप कल्पना करें कि हमारे पास सूचनाएं हैं, हमारे पास जानकारियां हैं, लेकिन उसको संप्रेषित करने के माध्यम नहीं है, उसको कम्युनिकेट करने का माध्यम हमारे पास नहीं है। हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, हमारे पास मास कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो हम राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन में जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, इसका धर के क्या करेंगे? तो इसका जो ब्रांडिंग है, इसका जो असरकारक काम है, ये प्रेस करता है। तो दोनों की जो दोस्ती है या जो दोनों का लगाव है आपस में, वो लगोटिया यार की तरह है, चोली दामन, सोने और सुहागा की तरह है, चोली और दामन की तरह है। और सरल और फिल्मी भाषा में कहें तो दोनों की दोस्ती जय और वीरू की तरह है। और जो जनता है वो रामगढ़ की आवाम है। तो रामगढ़ के आवाम की रक्षा के लिए वो जय और वीरू जिस तरीके से लड़ते हैं, उसी तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन के जो एक्टिविस्ट हैं और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को जीने वाला प्रेस है और जो पत्रकार हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि जनता के लिए, वो जनता की सुरक्षा के लिए लड़े। अब ये बात सही है, कोई भी सरकार हो, जैसा मैं जेफरसन की बात किया कि राष्ट्रपति बनने से पहले जिस आदमी के ये महान क्रांतिकारी विचार रहे होंगे कि हम सत्ता को ठुकरा देंगे, यदि हमारे पास दो विकल्प हो, प्रेस और सत्ता का हो, सरकार का हो, तो हम सरकार को ठुकरा देंगे और प्रेस को गले लगा लेंगे। वही आदमी जब राष्ट्रपति बनता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, और वो अधिकृत तौर पे ये वक्तव्य देता है कि जो प्रेस है वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ ऐसा कूड़ादान है जहां सत्य भी पहुंचकर दूषित हो जाता है। और फिर ट्रंप साहब के आते आते तक अमेरिका में फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके क्या स्थिति हुई ये दुनिया जानती है। तो हमारे हिंदुस्तान में हम अमेरिका से हमेशा कंपेयर इसलिए करते हैं
कि मानते हैं कि सबसे उदात्त लोकतंत्र इस दुनिया में कहीं है, वो अमेरिका में है। लेकिन अमेरिका में स्थिति ये है कि आज वहाँ की सरकारें, चाहे ट्रंप हो या जो बाइडेन हो या जिससे पहले जो कुछ भी रहे हों, उनके लिए प्रेस और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोटेक्शन कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कॉस्ट, ये बड़ा सिरदर्द की बात है। तो वहाँ इस तरीके की बात चल रही है। और हिंदुस्तान की स्थिति तो ये है कि हिंदुस्तान में अव्वल तो ये कि जब प्रेस काउंसिल का गठन हुआ और उससे पहले स्वीडन की देखा देखी, अमेरिका की देखा देखी, हिंदुस्तान के संपादकों का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गया कि हमको भी अमेरिका की तरह और स्वीडन की तरह आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार चाहिए और संविधान में इसको विशिष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो पंडित नेहरू ने सभी संपादकों से ये बात कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का उपभोग आप करोगे कि आपका मालिक करेगा, पहले ये तय कर लो और ये तय करके एक हफ्ते बाद फिर आओ। तो वो संपादकों का प्रतिनिधि मंडल एक हफ्ते बाद लौट के नहीं आया, क्योंकि एक पेच यहाँ ये भी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एक ऑर्गेनाइज को कानूनी रूप से यदि यहाँ परिभाषित कर दिया जाएगा तो जो प्रतिष्ठान है मीडिया के प्रभावशाली, जो बड़े मीडिया घर हैं, जो बड़े मीडिया हाउस हैं, जो टेलीविजन चैनल चलाते हैं, तो वो इतने बड़े अधिकार के का भोग करने वाले वो लोग हो जाएंगे, कारपोरेट के वो लोग हो जाएंगे जिनके एक जेब में एक चैनल है, दूसरे जेब में 2 चैनल है, तो फिर जेब में 2-3 वेबसाइट है, तो कई अखबार हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, और ये सही है, थॉमस मुलर कह गए कि सरकार शासन वास्तविक में सरकार नहीं करता, शासन देश में करते हैं व्यापारी, और सरकारें बदली जा सकती हैं और व्यापारी नहीं बदले जा सकते। तो इसके साथ ये बात भी फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ जुड़ी हुई है, और इसलिए एक लगातार आजादी के बाद विमर्श का विषय है कि प्रेस को आजादी कितनी, क्यों और कैसे, और यदि दी भी जाए तो इसका उपभोग कौन करेगा। और सबसे और इसका एक रिपरकशन, इसका ये राहुल जी चूंकि पत्रकार हैं और भी बहुत सारे पत्रकार साथी जुड़े हैं, तो इसका दुर्भाग्य ये है कि जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक लाइसेंस देती है वकालत करने का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चिकित्सा करने का, डॉक्टरी करने का, टेक्निकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कोई लाइसेंस जारी नहीं करती। आप पढ़े लिखे हो तो भी पत्रकार हो, और पढ़े लिखे नहीं हो तो भी पत्रकार हो। क्यों? क्योंकि संविधान का 19(1)A का उपभोग जितना एक अनपढ़ कर सकता है, उतना ही एक बड़ा पत्रकार, एक बड़ा संपादक, एक ग्रुप एक्टर भी कर सकता है। तो इसकी कोई दायरा नहीं है। और आज तो जिस हाथ में एंड्रॉइड टेलीफोन है वो भी व्हाट्सएप में ब्रेकिंग दे रहा है, यानी जितने एंड्रॉइड टेलीफोन है और व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सब के सब पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। क्यों? कानूनी तौर पर संविधान में और कैसे भी पत्रकार की हिंदुस्तान में कोई परिभाषा नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को यदि पर्सपेक्टिव तरीके से हम लेंगे तो बहुत कुछ पत्रकारिता का सध जाएगा, लेकिन उसकी स्पिरिट राइट टू नो होनी चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है राइट टू नो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे फंडामेंटल्स हैं। मैं तो अपने निजी अनुभव बताऊं कि पत्रकारिता 15-20 वर्ष करने के बाद मैंने सोचा कि हाई कोर्ट में हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, हो सकता है कि इसमें हमारा मामला जम जाए। तो 2004-05 में मैं जब हाई कोर्ट में था, और ये मई जून का ही महीना था जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया, मैं एक बड़े
कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े वकील के साथ काम करता था। तो जब ये कानून आया, मैं पत्रकार था और पत्रकारिता पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था, तो मैंने कहा सर ये तो इस देश की ये दूसरी आज़ादी है, हम इसको दूसरी आज़ादी, लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के बाद जो व्यवस्था बनी उसको इमरजेंसी देश की दूसरी गुलामी कहते हैं, और उसके बाद एक और आज़ादी कहते हैं। हमने कहा वो सरकार की व्यवस्था है, लेकिन देश की जो दूसरी आज़ादी है और लोगों को जानने का अधिकार, मतलब एक घोर तम को फाड़ कर उजाले में निकलने का अधिकार, इतना बड़ा अधिकार है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े वकील भी इतने दूरगामी परिणाम इसको नहीं देख रहे थे, तो बोले नहीं शुक्ला जी चलिए इस तरीके से तो काम धाम अमेंडमेंट चलते रहे। और मैंने 2005 में जून में पहला आर्टिकल राइट टू इंफॉर्मेशन में लेकर लिखा था, जो AIR है उसमें पूरे नोटिफिकेशन उसके आए थे, और पहला आर्टिकल मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में वो 4-5 साल बीच में वकालत के पीरियड में लिखा, और अगले महीने तो मैंने वकालत छोड़ के फिर से अखबार की दुनिया में प्रवेश कर गया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो या इस कानून ने मेरी भी दृष्टि सोचने की, समझने की, काम करने की बदल दी है, और इससे पूरा देश बदला है, इससे पूरे देश की व्यवस्थाएं बदली हैं। आज एक अदृश्य नजर हर उस गलत काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर है कि हमारे ऊपर एक कोई नजर रख रहा है जो हमारी गलतियों के बारे में पब्लिकली पूछ सकता है। और ये सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट में प्रश्नकाल होता है, विधानसभा में, विधान परिषदों में प्रश्नकाल होता है, और प्रश्नकाल का भी जो स्पिरिट है कि जो सदस्य प्रश्न पूछेगा तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको कहीं से खन खोद के लाए और पटल पे रखे विधानसभा में। तो ये जो राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो जनता को अधिकार है, मैं ये मानता हूँ कि लगभग ये अधिकार वैसा ही है जैसे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का और सरकार को उसको देने के लिए बाध्य होने का, विधानसभा में विधायक को प्रश्न पूछने का और सरकार को उसको देने के लिए बाध्य होने का, यही विशेषाधिकार जनता को ये कानून देता है, बशर्ते हमको जानने वाले का, जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वो वास्तव में जिज्ञासु है, जनहित में जिज्ञासु है, और उसकी जिज्ञासा का लोक मंगल में काफी फल निकलने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे समय दिया, मैं आदरणीय शिवानंद जी का आभारी हूँ, और अपने प्रिय श्री राहुल सिंह जी का जो उसमें उपस्थित हैं, संजय जी जा चुके हैं, वेंकटेश नायक जी जिन्हें बड़े विस्तार से बहुत सारी नई चीजें बताई जो मैं नहीं जानता था। और लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि इस तरीके के विमर्श को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए, ताकि वेंकटेश जी की बात, संजय द्विवेदी जी की बात, राहुल जी की बात, और भी जो गांधी जी दिख रहे हैं, शैलेश जी, इन सब की बात, अमिताभ ठाकुर जी की बात, एक बड़े आवाम तक, एक बड़े मास तक, मास कम्युनिकेशन के उन सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरीके के विमर्श में रखना चाहिए, ताकि किसी के काम तक ये अच्छी बातें, ये काम की बातें, ये जरूरी बातें पहुंचे। मैं बहुत बहुत आभार आपको मानता हूँ। और नित्यानंद जी ने जो मेरे संदर्भ में कहा वो कुछ ज्यादा ही कह दिया, बिल्कुल ही बहुत कॉमन और बड़ा सामान्य सा व्यक्ति हूँ मैं, और निश्चित तौर पे जिज्ञासु हूँ, और ये जिज्ञासा ईश्वर करे जीवन भर बनी रहे। नमस्कार। धन्यवाद माननीय शुक्ला जी, बहुत ही बेहतरीन। आपने बिल्कुल RTI कानून की जो अक्सर इंफॉर्मेशन हम लोगों को डिनाई की जाती है और उसमें 81J का हवाला दिया जाता है कि 81J के तहत ये जानकारी नहीं दी जा सकती, तो फिर हम ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं कि आप ये जानकारी MLA को दे सकते हैं, MP को दे सकते हैं, इसलिए आप ये जानकारी हमें दीजिए। तो उन पॉइंट्स को आपने बहुत ही सही तरीके से रेखांकित किया है कि जो जानकारी आप MP MLA को दे सकते हैं वो आम जनता का भी अधिकार है, और RTI कानून कम से कम हमें वही विशेषाधिकार देता है कि जो उस पटल पर रखी जा सकती है वो इस सामान्य आम जनमानस के पटल पर भी रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सारी बातें आपने बताई है वो सब रिकॉर्डेड है। और आपने एक बात और भी कही है कि इसका लाइव स्ट्रीमिंग, तो हम आपको बता दें
आपका हम ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक के माध्यम से होती है और निश्चित तौर पे हम इसको आपके व्हाट्सएप में शेयर करेंगे और साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है जिसको हम बाद में यूट्यूब के चैनल पे भी अपलोड करते हैं। अब हम सीधे माननीय राहुल सिंह जी को कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को इनवाइट करेंगे और हम कहेंगे और हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय और हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय श्री शैलेश गांधी सर हैं, आत्मदीप सर हैं, वीरेश वेल्लूर सर हैं, आप सबका एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं। और अमिताभ ठाकुर जी भी आज हमारे एक सडन स्पेशल गेस्ट के तौर पे हम उनको मानते हैं। आप हमारे बीच में आए, हम आपको भी सुनेंगे, आप जुड़े रहें कृपया। और माननीय राहुल सिंह सर को हम इनवाइट करेंगे कि इस विषय पे तो कुछ अपना थोड़ा बहुत प्रकाश डालें और फिर माननीय गांधी सर को कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे। धन्यवाद शिवानंद जी। और जैसा हम लोगों ने अभी माननीय जयराम शुक्ल जी को सुना,